पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी पेशावर शहर से बस 80 किलोमीटर दूर जाते ही आपको एक बौद्ध स्तूप दिखाई देगा। यह मठ 2000 साल पुराना है। हालांकि अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। खंडहर नुमा स्तूप एक ऐसी पहाड़ी पर है जहां से दर खैबर का व्यापक मार्ग नजर आता है। हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं तख्त-ए-बाही की कहानी। प्राचीन शहर तक्षशिला पर बहुत काम हो चुका है जो तख्त-ए-बाही से बहुत दूर नहीं है। हालांकि तख्त-ए-बाही गंधार युग का स्मारक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल है। फिर भी यह लोगों के लिए एक अनजान जगह है। फारसी में तख्त का मतलब होता है सिंहासन और बाही का मतलब होता है जलाशय। चंद लोगों को लगता है कि यह नाम स्तूप परिसर के इस्तेमाल के लिए 2 बड़े जलाशयों के नाम पर रखा गया होगा। इसके इतिहास और निर्माण के समय की जानकारी यहाँ खरोष्टी लिपि में लिखित शिलालेखों से मिलती है। एक शिलालेख के अनुसार ये राजा गोंडोफर्नीस के शासनकाल के 26वें साल में लिखा गया था। शोध से पता चला है कि गोंडोफर्नीस इंडे पार्थियन या इंडो पहलवी साम्राज्य का संस्थापक था। ये साम्राज्य 1946 ईस्वी तक रहा था। गोंडोफर्नीस ईरानी साम्राज्य पहलवी से खुद को स्वतंत्र घोषित करके पूर्व दिशा की ओर कूच कर गया था। इस दौरान उसने अफगानिस्तान और गंधार सहित उत्तर पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों को जीत लिया था। गोंडोफर्नीस के वंशजों का भी नाम गोंडोफर्नीस होता था और इसलिए विद्वानों के लिए ये तय करना मुश्किल रहा कि शिलालेख में वर्णित गोंडोफर्नीस कौन सा गोंडोफर्नीस है। लेकिन एक बात तो तय है कि तख्त-ए-बाही की स्थापना इंडो पहलवी शासकों ने की थी। स्थापना के फौरन बाद इस पर कुषाण ने कब्जा कर लिया और तख्त-ए-बाही कुजुला कादफीस 3080 ईस्वी के नियंत्रण में आ गया। कुजुला कादफीस पहला कुषाण राजा था और कनिष्क का परदादा था। कुषाण बौद्ध धर्म के अनुयायी और संरक्षक थे। उनके शासनकाल में तख्त-ए-बाही खूब फला फूला। ये गंधार के स्तूपों में सबसे अनूठा माना जाता है। तख्त-ए-बाही परिसर को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनमें पहला है स्तूप आंगन। इस आंगन के बीच में कई स्तूप है। दूसरे हिस्से में कई आप्रकोष्ठ हैं जहाँ कमरे हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसके अलावा यहाँ सभागार, लाइब्रेरी, भोजन करने का कमरा भी है। 3री शताब्दी में बुद्ध की आदमकद और मझोली मूर्तियां तथा मंदिर के लिए यहाँ बहुमंजिला चौकोर स्तूप बनाया गया है। ये हिस्सा यहाँ का पवित्र स्थल माना जाता था। इसी अवधि में यहाँ 21 छोटे स्तूप और अवशेष रखने के लिए 4 मंदिर बनाए गए थे। यहाँ के सभी भवन स्थानीय पत्थरों से बने हैं जिन पर नींबू और मिट्टी के गारे का लेप है। यहाँ ये बात देखने लायक है, चूँकि तख्त-ए-बाही परिसर दूर दराज के इलाके में था, इसलिए इस पर हूण समुदाय की नजर नहीं पड़ी, वरना वो इस पर जरूर हमला करते। हूण मध्य एशिया का एक कबायली समुदाय था जो 5वीं और 6ठी शताब्दी के आरंभ में दर्र खैबर से भारतीय महाद्वीप में दाखिल हुआ था और उसने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। चूँकि तख्त-ए-बाही पर इनकी नजर नहीं पड़ी, इसलिए ये महफूज रह गया। तख्त-ए-बाही 7वीं शताब्दी के अंत तक आबाद रहा, लेकिन इसके बाद दान और संरक्षण के अभाव में बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से जाना पड़ा। ये स्थल 19वीं शताब्दी के मध्य में तब सुर्खियों में आया जब महाराज रणजीत सिंह के एक फ्रांसीसी अधिकारी ने सन 1836 में अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। इसके बाद से ही प्राचीन कलाकृतियों का संग्रह करने वाले यहाँ आने लगे। लेफ्टिनेंट लुमस्टेन और स्टोक्स की खोज के बाद यहाँ सन 1852 में खुदाई शुरू हुई। सन 1872-73 में भारतीय पुरातत्व के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्थल का चित्र बनाया था। खुदाई में मिट्टी, टेराकोटा और महीन चूने की 270 से ज्यादा मूर्तियां मिली थी। इनमें से 220 मूर्तियां 3री और 5वीं शताब्दी की थी। खंडहर से 2 और 3 मंजिला स्तूपों के अस्तित्व का पता चलता है, जहां करीब 250 से 300 लोग रहते होंगे। सन 1880 में यूनेस्को ने तख्त-ए-बाही और उसी अवधि के सहर-ए-बहलोल को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया था। ये दोनों परिसर करीब 33 हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। सहर-ए-बहलोल का खंडहर कुषाण काल के एक छोटे प्राचीन किलाबंद शहर के अवशेष बताए जाते हैं। दुर्भाग्य से आज पाकिस्तान के इस सांस्कृतिक धरोहर पर खतरा मंडरा रहा है। अतिक्रमण,
बेलगाम खेती, गैरकानूनी खनन और स्थानीय कारखानों से होने वाले प्रदूषण से ये धरोहर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। वो धरोहर जो बौद्ध साम्राज्य का एक शानदार उदाहरण हुआ करती थी और जिसका 800 साल के दौरान विकास हुआ था, वो आज बिना छत और दीवार के एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है।